ठीक है, चैट बॉक्स में लास्ट में चेक करूंगी। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपना। अच्छा देखो, अभी जो चैप्टर हम लोगों ने करना है दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर बेटा बायोलॉजी का, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले हमने पढ़ना है रिगार्डिंग द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन में अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हो तो सबसे पहले तो यहाँ पर दो चीजों के बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन तो डेफिनेटली वो है विच आर एक्चुअली रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द बॉडी, लेकिन कुछ सेक्स ऑर्गन जो है वो प्राइमरी होते हैं और कुछ सेक्स ऑर्गन हमारे होते हैं सेकेंडरी। तो कौन से सेक्स ऑर्गन है जिनको प्राइमरी में रखा जाता है और क्यों? तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों के पास है दैट इंक्लूड द गोनैड्स। और गोनैड्स में आते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, और टेस्टिस जो है दैट इज इन द केस ऑफ मेल। तो टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आएगा मेल के केस में, और ओवरी जो है दैट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। पॉइंट इज क्लियर। दूसरी बात, आप इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हो? क्योंकि बेटा इन सेक्स ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है गैमीट का फॉर्मेशन करना। गैमीट फॉर्मेशन प्लस सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन। ऑब्वियसली देखो, अगर ओवरी है तो ओवरी से जो गैमीट बनता है दैट इज कॉमनली नोन एज द एग और यू कैन से द ओवम। और टेस्टिस से जो गैमीट फॉर्मेशन होगा दैट इज ऑब्वियसली द मोटाइल स्पर्म इन केस ऑफ मेल। क्लियर। सेक्स हार्मोन जो रिलीज होंगे टेस्टिस से, जो हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉमनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, जो मेल के केस में होगा। ओवरी से दो हार्मोन्स निकलेंगे, वन हार्मोन इज द प्रोजेस्टेरॉन, क्लियर, और सेकंड हम लोगों के पास आता है यहाँ पर एस्ट्रोजन। तो ये है फीमेल के दो सेक्स हार्मोन। अब क्योंकि बेटा जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका मेन काम रहता है गैमीट फॉर्मेशन एंड सेक्स हार्मोन का सिक्रीशन, इसलिए उनको प्राइमरी बोला जाता है क्योंकि वो सबसे मेन काम करते हैं। और मेन काम क्या है? गैमीट का बनाना और हार्मोन का सिक्रेशन, ठीक है। एक आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं ग्लैंड्स, जितने भी सेक्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है, और जो भी डक्ट्स होती हैं बेटा, जैसे कि स्पर्म डक्ट हो गया मेल के केस में, नाम से क्लियर है स्पर्म डक्ट किसको कैरी करेगा? स्पर्म को। एपिडिडिमस अगेन इन केस ऑफ द मेल। और एक और एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो दैट इज द ओविडक्ट विच इज कॉमनली नोन एज द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब किसके केस में है? फीमेल्स के केस में। तो ये जितने भी ऑर्गन्स हैं दीज ऑल आर नोन एज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? बिकॉज बेटा इनका देखो मेन काम ये नहीं है कि इन्होंने गैमीट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, क्योंकि गैमीट बनाने के लिए वी हैव ऑलरेडी द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कंडक्शन ऑफ गैमीट्स, मतलब गैमीट का ट्रांसपोर्ट करना। कंडक्शन का मतलब क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फीमेल में जो ओवरी है वो एग प्रोड्यूस करेंगी, तो वो हो गया प्राइमरी। एग प्रोड्यूस होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फैलोपियन ट्यूब में वहां फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा दैट इज नोन एज द कंडक्शन ऑफ द गैमीट। तो कंडक्शन मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मेन काम होता है गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन करना, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन काम है गैमीट बनाना और प्लस हार्मोन्स का सिक्रीशन। Point is clear beta? So that is the basic difference between the primary sex organ and the secondary sex organ. Take the screenshot बेटा, आगे चलते हैं फिर। अंजी सिमरन बिल्कुल सही बेटा, कमिंग संडे टेस्ट में यही चैप्टर आएगा आप लोगों का, और कितना आएगा वो मैं आप लोगों को कल बता दूंगी, ठीक है। आज अभी आराम से पढ़ो आप लोग क्योंकि आज अभी फर्स्ट लेक्चर है इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा सब बच्चों ने? ठीक है, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं जरा। अब ह्यूमन के केस में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो देखो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बेसिक बेटा आप लोगों ने करना क्या क्या है। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का फीमेल का। So first you have to do the male reproductive system, female reproductive system, then उसके बाद प्रोसेस आता है गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा उसका नाम मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स का बनना। तो ऑब्वियसली बेटा गैमीट्स बनते कहाँ पर हैं? गैमीट्स बनते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, जैसे कि हमारे पास बनते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस मेल के केस में, ओवरी फीमेल के केस में। तो मेल के केस में जो गैमीट बनेगा वो स्पर्म है जो कि मोटाइल है, और फीमेल के केस में क्या बनता है? ओवम। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस आता है रिप्रोडक्शन में हमारी बॉडी में, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस।
गैमेटोजेनेसिस के बाद बेटा सेकंड प्रोसेस है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में इंसेमिनेट का मतलब होता है मेल गैमीट को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करना, समझे? तो जब मेल गैमीट फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होंगे, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट का यहाँ पर मतलब होता है वेजाइना, विच इज एक्चुअली द जेनाइटल ओपनिंग ऑफ फीमेल, जिसके अंदर स्पर्म रिलीज किए जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इंसेमिनेशन। क्लियर? इंसेमिनेशन के बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट आता है फर्टिलाइजेशन। ऑब्वियसली देखो स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर चले गए, तो डेफिनेटली अब आगे जाके क्या होगा? फ्यूजन होगा। किसका? गैमीट का। तो गैमीट क्या करेंगे? आपस में फ्यूज करेंगे। So there will be the fusion of the male and the female gamete, which is known as fertilization. और फ्यूजन से हमारे पास क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है? अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जाइगोट बेटा यूनिसेलुलर होता है। So unicellular zygote will be convert into a multicellular form, which is obviously called embryo, जो आगे जाके बनेगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले होती है अटैचमेंट। किसकी अटैचमेंट होती है? तो आप यहाँ पर पहले एक चीज का ध्यान देख लो कि जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन हो गया जाइगोट का। अब जाइगोट हमारे पास क्या है बेटा? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है? नाउ दिस जाइगोट विल बी कन्वर्ट इनटू अनदर स्ट्रक्चर which is commonly known as the blastula, or it is also known as the blastocyst. Clear? Now this blastocyst is actually multicellular structure. कैसा structure है? Multicellular. देख रहे हो? जाइगोट जो है वो यूनिसेलुलर है, इट कन्वर्ट इनटू ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट विच इज मल्टीसेलुलर। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्लीवेज। क्या बोला जाता है प्रोसेस को? क्लीवेज। तो क्लीवेज बेसिकली क्या है बेटा? क्लीवेज होता है माइटोटिक डिवीजन। बहुत सारी माइटोसिस होती हैं ताकि जो यूनिसेलुलर जाइगोट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? मल्टी सेलुलर ब्लास्टुला। ठीक है? जब आपके पास ब्लास्टुला बन गया, तो ये ब्लास्टुला क्या करेगा? दिस ब्लास्टुला अंडरगो इम्प्लांटेशन। क्या करेगा? इम्प्लांटेशन। नाउ व्हाट इज इम्प्लांटेशन? देखो जब फीमेल में प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या कोई भी फीमेल बेटा प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? प्रेगनेंसी का मतलब है कि जो ब्लास्टुला बना है वो आगे जाके अटैच हो जाता है कहाँ? यूट्राइन वॉल के साथ, मतलब यूट्रस के साथ। ठीक है? तो जब हमारे पास ब्लास्टुला यानी कि ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो गया, जैसे सपोज करो ये फीमेल के केस में यूट्रस है, ठीक है? तो यूट्रस की जो इनर वॉल है, सबसे अंदर वाली वॉल, याद है ना उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। तो जब ब्लास्टुला वहां जाके फिट होगा, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? इम्प्लांटेशन। तो जिस दिन बेटा इम्प्लांटेशन हो गया, उस दिन से जो प्रेगनेंसी पीरियड है दैट विल बी स्टार्टेड। तो फीमेल किस दिन से प्रेग्नेंट मानी जाती है? जब उसमें इम्प्लांटेशन होती है। इट इज नॉट देयर कि जब फर्टिलाइजेशन हुई तो आप बोलो कि वो प्रेग्नेंट हो गई। फर्टिलाइजेशन में प्रेगनेंसी नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है विच इज यूनिसेलुलर। जाइगोट विल बी कन्वर्ट इनटू अ मल्टीसेलुलर फॉर्म विच इज कॉल्ड ब्लास्टुला। तो जब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल के साथ अटैच होगा, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और जिस दिन वो बेटा अटैचमेंट होती है, उस टाइम से प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मतलब नाउ यू कैन से कि द फीमेल इज प्रेग्नेंट। पॉइंट इज क्लियर? ठीक है? तो ये हम लोगों के पास था प्रोसेस कि जहां पर फॉर्मेशन होगा और डेवलपमेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट का, और फाइनली अटैचमेंट होगा यूट्राइन वॉल के साथ। तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इम्प्लांटेशन। अब आप ये देखो बेटा कि जो ब्लास्टुला है यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्राइन वॉल के साथ अटैच हो गया। ठीक है? यहां से प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। नाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट विल बी कन्वर्ट इनटू अनदर स्ट्रक्चर व्हिच इज नोन एज द गैस्ट्रुला।
अब आप ये देखो ना कि अगर आपने पूरा फीटस बनाना है, एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, तो ऑर्गेनिज्म बेटा किससे बनता है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यू से, टिश्यू बनता है सेल से, ये बनाते ना आप लोग, ठीक है। तो सेल तो आपके पास है, लेकिन आपके पास बेटा टिश्यू नहीं बना है। तो टिश्यू बनाने के लिए आपको जर्म लेयर्स बनानी पड़ेंगी। आप लोगों ने +1 में पढ़ा है कि आपकी बॉडी में 3 तरह की जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और इन्हीं जर्म लेयर से किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का। इज इट क्लियर? तो जब हम ब्लास्टोसिस्ट को गैस्ट्रुला में कन्वर्ट करेंगे, तो गैस्ट्रुला में बेटा किसका फॉर्मेशन होगा? गैस्ट्रुला में फॉर्मेशन होता है जर्म लेयर्स का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रोसेस को यहाँ पर नाम दिया जाता है गैस्ट्रुलेशन। क्या बोला जाता है प्रोसेस को यहाँ पर? गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉमनली नोन एज द गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन भी हो गया। जब गैस्ट्रुलेशन हो गया तो मतलब अब एम्ब्रियो बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जर्म लेयर्स बन चुकी हैं। जर्म लेयर्स बनेंगी तो प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा। तो जब एम्ब्रियो बन गया तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियो का जो पूरा डेवलपमेंट है, मतलब उसमें ऑर्गन्स बन गए, सिस्टम बन गए, फिर हमने उसको फीटस बोल दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ का होता है ह्यूमन के केस में। और जब अल्टीमेटली जो फीटस है, जो बेबी है, वो पूरा रेडी हो चुका होता है एट द एंड ऑफ द 9 मंथ, then there will be the delivery of the baby which is known as the parturition, or you can say the childbirth. तो ये बेटा पूरी स्टेजेस जरा ध्यान से देख लो। ये सारी स्टेजेस आप लोग अभी 1 by 1 पढ़ोगे। पहले तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, then we have to go for the female reproductive system, then we have the gametogenesis, clear? गैमेटोजेनेसिस के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट एंड पार्चुरेशन। तो ये सारे टॉपिक अभी 1 by 1 हम क्या करेंगे यहाँ पर? डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस पैराग्राफ में बेटा मैंने आपको बताई है, सब बच्चों को क्लियर होगी है? यस मैम। हम सब डाल दो स्क्रीन के ऊपर अगर सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, डन। चलो अब हम चलते हैं जरा अपने नेक्स्ट सिस्टम के ऊपर, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ जी बेटा बोलो। मैं कभी नहीं आ रही थी, मैंने चैट में भी लिखा था। हम यहाँ से प्लीज रिपीट कर दो। बेटा आपकी आवाज फर्टिलाइजेशन से मैम मैंने आवाज आपकी कट कट के आ रही है, ऑडिबल नहीं है। आप ऐसा करो, आप चैट बॉक्स में डाल दो जो क्वेश्चन है आपका, मैं चेक कर लेती हूँ एक बारी। जशन ने मुझे पहले डाला था, बाद में रिपीट कर चुकी हूँ। योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, आप जरा प्लीज चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दो, क्योंकि मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जशन बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद से मैंने कितना रिपीट कर दिया है? आई हैव रिपीटेड इट सो मेनी टाइम। फर्टिलाइजेशन में जो बनेगा वो बेसिकली जायगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन में जो बनता है वो जायगोट बनता है बेटा, जो कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ने कन्वर्ट होना है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। तो उसके लिए जायगोट को रिपीटेडली डिवाइड करना पड़ेगा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीवेज। तो जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो आगे जाके यूट्रस की इनर वॉल पे फिट हो जाएगा, जाके अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल पे। तो जैसे वो यूट्रस की वॉल पे अटैच होगा, उस प्रोसेस को आप इम्प्लांटेशन बोलोगे। दैट मीन्स द प्रेगनेंसी पीरियड इज नाउ स्टार्टेड। तो अल्टीमेटली जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आगे जाके प्रॉपर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। प्रोसेस को हम गेस्टेशन बोलेंगे। और जब बेबी बन के रेडी हो गया, देन देयर विल बी द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड विच इज नोन एज द पार्चुरेशन, ठीक है। प्यूबर्टी का यहाँ पर मतलब है, देखो ये जितने भी चेंजेस आप लोगों में होते हैं ना, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी,
ये बेसिकली प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं। प्यूबर्टी का मतलब होता है व्हेन यू आर रिप्रोडक्टिवली और सेक्सुअली मैच्योर, योर बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द गैमीट। और इसका सबसे एक इंडिकेशन है फीमेल के केस में कि वहां पे मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि आप प्यूबर्टी स्टेज में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो पॉइंट पे आ जाओ जरा जल्दी से। यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। अब पेल्विक जो होता है वो आपका लोअर एब्डोमिनल रीजन है। एक तो होता है ना एब्डोमेन जहां पर पेट होता है आपका, एक उससे भी नीचे वाले पोर्शन में चले जाओ, दैट इज कॉल्ड लोअर एब्डोमेन और द पेल्विक रीजन। तो वहां पर बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज लोकेटेड। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा जिसमें बेटा 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आती हैं, ठीक है। उसके अलावा डक्ट प्रेजेंट होंगी, ग्लैंड प्रेजेंट होंगे एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और मेल के केस में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को क्या बोला जाता है? पेनिस। तो ये वाले टोटल 4 पार्ट्स हैं जो आपको नजर आते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। 1 पार्ट इज द पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। फिर उसके बाद है डक्ट, फिर आते हैं ग्लैंड्स और फिर आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया व्हिच इज कॉमनली इंक्लूड द पेनिस इन केस ऑफ मेल। हाँ जी, ये स्लाइड क्लियर हो गई सभी बच्चों को? थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन के ऊपर एंड टेक द स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है डिटेल में दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर। अब ये जो बेटा डायग्राम आपको दिया है यहाँ पर, दिस इज द डायग्राम फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। और अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप लोगों को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी मिल जाएगा विच इंक्लूड द 1 पेयर ऑफ द टेस्टिस। नेहा बेटा जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है पेनिस, उसके बारे में मैं आपको पहले कैसे बता दूं? पहले आप 1 बाय 1 पढ़ो ना। फर्स्ट यू हैव टू डू द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओनली देन यू कैन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट। जो टॉपिक आगे का है उसको मैं पहले नहीं करा सकती बेटा, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, ठीक है। सब्र करो सब्र, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कर रहे हैं, आज ही सारे चैप्टर खत्म करना है। बैठे रहो फिर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टेस्टिस आती है, ठीक है। अब देखो 1 पेयर है तो मतलब नंबर हो गया 2, क्लियर। और नंबर 1 से ज्यादा है तो क्योंकि 2 टेस्टिस हैं तो दोनों के लिए हम लिखते हैं ये, दिस इज प्लूरल। और अगर 1 आता है जस्ट 1 आप बोलते हो तो 1 को हम लिखते हैं ऐसे। तो टेस्टिस में अगर आई है तो आई का मतलब होता है सिंगल, एक टेस्टिस। और अगर ई लिखा जाता है तो मीन्स मोर देन 1 यानी कि 2 टेस्टिस। पॉइंट इज क्लियर? ये फर्क है दोनों में बेटा, ध्यान रखना। तो टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और टेस्टिस जो है दे आर कवर्ड इनसाइड अ पाउच। और इस पाउच को कॉमनली यहाँ पर नाम दिया जाता है स्क्रोटम। पहले आप अरेंजमेंट समझो पूरा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो स्क्रोटम के ऊपर जो बेसिकली जो बेटा टेस्टिस है मेल में वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। टेस्टिस क्या है मेल में? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब ये हुआ कि मेल के केस में जो टेस्टिस हैं these are present outside the abdominal cavity। कहाँ प्रेजेंट है? outside the abdominal cavity in a pouch and that pouch is known as what? scrotum। क्या बोला जाता है उस पाउच को? scrotum। तो पिंक कलर का एक पाउच है विच इज कॉल्ड स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। तो टेस्टिस बेटा मेल में बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है स्क्रोटम में, इसीलिए इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बिकॉज दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर? अब क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है ये कि मेल के केस में टेस्टिस जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों है? बॉडी से बाहर क्यों है? एब्डोमेन से बाहर क्यों है? बॉडी के अंदर क्यों नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों के पास ये है कि टेस्टिस में जो प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होगा बेटा यहाँ पर? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन।
तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर हम लोगों को चाहिए दैट इज द लो टेम्परेचर. स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्ड द लो टेम्परेचर. तो जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, व्हाट इज अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? इट इज 37. दैट इज अ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. दूसरी बात ये है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, दैट टेम्परेचर must be 2 to 2.5 degree Celsius lower than that of body temperature. टेम्परेचर आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए एज कंपेयर टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. तो डेफिनेटली बेटा उतना कम टेम्परेचर बॉडी के अंदर तो नहीं मिल सकता, क्योंकि बॉडी में तो कॉन्स्टेंटली 37 आपका मेंटेन्ड है. ठीक है. इसी वजह से जो टेस्टिस हैं वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट है स्क्रॉटम में, बिकॉज स्क्रॉटम जो है वो यहाँ पर क्या काम करेगा? स्क्रॉटम यहाँ पर काम करता है थर्मो रेगुलेशन का. कौन सा काम करता है स्क्रॉटम? इट हेल्प इन द थर्मो रेगुलेशन. क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर को लो मेंटेन करके रखता है. It actually maintain the low temperature which is required for the process of spermatogenesis. That is why the testes are present outside the abdominal cavity in case of male. पॉइंट समझ में आया बेटा? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग द स्क्रॉटम कि मेल में टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, एक पाउच में. पाउच को बोला जाता है स्क्रॉटम. वहां क्यों है? क्योंकि स्क्रॉटम में लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है. कितना लो टेम्परेचर मेंटेन होगा? ध्यान से चेक कर लो, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है. इट मस्ट बी 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर. तो स्क्रॉटम यहाँ पर क्या काम करेगा? थर्मो रेगुलेशन का, बिकॉज इट हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है. तो ये एक पॉइंट है. अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ. दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर हम स्क्रॉटम की बात करें तो स्क्रॉटम जो है वो बॉडी से बाहर प्रेजेंट है और स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है. ठीक है. तो देखो, अगर किसी भी ऑर्गन ने काम करना है, बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, अगर उसने काम करना है तो उसको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है. बिना इसके तो ऑर्गन काम नहीं करेंगे ना. ठीक है. तो जो स्क्रॉटम है वो बॉडी से बाहर है, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी से ब्लड वेसल्स भी भेजी जाती हैं टेस्टिस को, नर्व फाइबर भी भेजे जाते हैं टेस्टिस को, मसल्स की भी सप्लाई होती है टेस्टिस को, ताकि टेस्टिस प्रॉपर काम कर सके. तो स्क्रॉटम जो है आपके केस में, मतलब मेल के केस में, उनका जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है बेटा, उसके साथ कम्युनिकेट करता है, उसके साथ कम्युनिकेट करता है. तो जिसके थ्रू ये कम्युनिकेशन होगा उसको नाम दिया जाता है इंगुइनल कैनाल. क्या बोला जाता है इसको? इंगुइनल कैनाल. तो इंगुइनल कैनाल का बेटा काम क्या होगा? इंगुइनल कैनाल एक कैनाल है जिसके थ्रू स्क्रॉटम यानी कि जो पाउचेस हैं वो कम्युनिकेट करते हैं. किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? स्क्रॉटम कम्युनिकेट विद द लोअर एब्डोमिनल कैविटी इन केस ऑफ मेल. स्क्रॉटम किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे? लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑफ मेल. किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे? इंगुइनल कैनाल के थ्रू. किसके थ्रू करेंगे? इंगुइनल कैनाल के थ्रू. ये पॉइंट आपको मल्टीपल चॉइस में बहुत बारी पूछा जाता है कि जो स्क्रॉटम है वो मेल की लोअर एब्डोमिनल कैविटी के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं. द कम्युनिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंगुइनल कैनाल. पॉइंट इज क्लियर बेटा? समझ में आ गया इतना? हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन के ऊपर अगर इतना सब बच्चों को. ठीक है. ओके बेटा, डन. अब आ जाओ जरा दूसरे पॉइंट के ऊपर. इंगुइनल कैनाल के बारे में पढ़ते हैं. इंगुइनल कैनाल में देखो, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करो. ये सपोज हमारे पास आ गया स्क्रॉटम. ठीक है. और ये हम लोगों ने बना दी कैनाल विच इज नोन एज द इंगुइनल कैनाल. तो मैं इसको लेबल कर देती हूँ. दिस पार्ट इज द स्क्रॉटम, दिस पार्ट इज द इंगुइनल कैनाल, जिसके थ्रू मेल का स्क्रॉटम कम्युनिकेट करता है लोअर एब्डोमेन से.
अब स्क्रॉटम के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इंक्लूड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन विच इज नोन एज द टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस जो है बेटा, अगर आप उसके पोस्टीरियर साइड पे देखो, ऑन द पोस्टीरियर साइड द टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटम। टेस्टिस जो है वो स्क्रॉटम की वॉल के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ फाइबर, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। किससे कवर्ड है? विद द हेल्प ऑफ फाइबर। तो ये जो फाइब्रस कॉर्ड है जिसके थ्रू टेस्टिस स्क्रॉटम के साथ कनेक्टेड है, दिस फाइब्रस कॉर्ड इज कॉल्ड ग्यूबरनेक्यूलम। क्या बोला जाता है इस फाइब्रस कॉर्ड को? ग्यूबरनेक्यूलम, जिसके थ्रू टेस्टिस कनेक्टेड होती हैं किससे? आपके स्क्रॉटम की वॉल से। So how the testes are connected on the posterior side to the wall of scrotum? That is with the help of a fibrous cord which is known as the gubernaculum. पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ग्यूबरनेकुलम क्या है? इट इज बेसिकली अ फाइब्रस स्ट्रक्चर जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना है, जो टेस्टिस को स्क्रॉटम की वॉल के साथ अटैच करके उसको एक पोजीशन पे बना के रखता है ताकि टेस्टिस में मूवमेंट ना हो, एक जगह पे टिकी रहे वो स्क्रॉटम के अंदर। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, दूसरी बात देखो, दूसरी बात हम आगे की तरफ देखते हैं। अब आगे की तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो टेस्टिस के ऊपर से आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा जो इनगुइनल कैनाल में प्रेजेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पर नजर आता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोला जाता है स्ट्रक्चर को? स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्लियर? क्वेश्चन बेटा इसके ऊपर भी पूछा जाएगा आपसे। ग्यूबरनेकुलम याद कर लो, इनगुइनल कैनाल याद कर लो, नीट में आएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। स्पर्मेटिक कॉर्ड भी पूछा जाएगा आपसे। तो अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में पूछा गया, देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड? तो बेटा जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है हम लोगों के पास, इट इज एक्चुअली अ बंडल ऑफ मसल्स, जिसमें कि कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं? क्रीमेस्टर मसल। ठीक है, it is contain the blood vessels. Clear? It also contain the nerve fiber. तो आप ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले ही बोला जो ऑर्गन बॉडी के बाहर है उसने भी काम करना है, तो ऑर्गन को मसल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई जाना जरूरी है। तो अब जिसके थ्रू वो सप्लाई जाएंगी वो तो कैनाल है विच इज कॉल्ड इंगुइनल कैनाल। उस कैनाल के अंदर आपको एक बंडल मिलेगा, एक कॉर्ड जैसा। ठीक है, उस बंडल में मसल्स हैं जिनको क्रीमेस्टर मसल बोला जाता है। उस बंडल में ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व फाइबर भी है, मिला के इनको नाम दिया जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड का। क्या बोला जाता है इनको? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो एक तरीके से बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्रॉटम के अंदर जो टेस्टिस है वो पोस्टीरियर साइड से तो अटैच्ड है ग्यूबरनेक्यूलम से, आगे की तरफ से, ऊपर की तरफ से वो किससे अटैच्ड होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड से। तो इससे क्या होगा ना, टेस्टिस हमेशा एक पर्टिकुलर लोकेशन जगह पे टिकी रहेगी, मूव नहीं करेगी स्क्रॉटम के अंदर। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के पास ये आती है, अनदर क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है बेटा। क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है कि हाउ स्क्रॉटम मेंटेन लो टेम्परेचर। क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है कि हाउ स्क्रॉटम मेंटेन द लो टेम्परेचर। अब आपको ये तो पता है कि स्क्रॉटम जो है वो लो टेम्परेचर मेंटेन करता है, लेकिन कैसे करता है वो भी तो बताना है आपने। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखो, स्क्रॉटम की जो वॉल है बेटा, स्क्रॉटम की जो वॉल है उसमें मसल प्रेजेंट है, एंड दोज मसल्स आर कॉल्ड द डार्टोस मसल। कौन से मसल्स हैं? डार्टोस मसल। बेसिकली होते हैं स्मूथ मसल ही। ठीक है, और एक हमारे पास है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो बेटा स्पर्मेटिक कॉर्ड में कौन से मसल बताए मैंने अभी आपको? द स्पर्मेटिक कॉर्ड कंटेन द क्रीमेस्टर मसल। कौन से मसल्स हैं? क्रीमेस्टर मसल। ठीक है, दोनों मसल ध्यान से सब बच्चे देखेंगे। स्क्रॉटम की वॉल में कौन से मसल प्रेजेंट है? ऑब्वियसली द डार्टोस मसल। स्पर्मेटिक कॉर्ड में कौन से मसल हैं? क्रीमेस्टर मसल। दोनों मसल बेटा हेल्प करेंगे टू मेंटेन द लो टेम्परेचर इन द स्क्रॉटम फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।
तो कौन हेल्प करता है टेम्परेचर लो मेंटेन करने के लिए? डार्टोस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल। इतना समझ में आ गया? ठीक है, कैसे करते हैं वो देखो। एक पॉइंट आपके पास, व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई, जब बाहर का टेम्परेचर बेटा हाई होगा, बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई होगा, कहने का मतलब बाहर गर्मी होगी। समर का टाइम होता है ना, जैसे गर्मियां चलती हैं आजकल, तो आजकल बाहर टेम्परेचर क्या रहता है? ज्यादा रहता है, 40 डिग्री, इवन 50 डिग्री तक भी चला जाता है। ठीक है, तो जब बाहर टेम्परेचर हाई रहेगा तो ये दोनों मसल क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो रिलैक्सेशन से क्या होगा कि जो हमारा स्क्रॉटम है, मतलब मेल के केस में जो स्क्रॉटम है, दैट विल मूव अवे। क्लियर? दैट विल मूव अवे, दूर जाएगा बॉडी से, मतलब लूज हो जाता है स्क्रॉटम, क्योंकि मसल बेटा रिलैक्स कर गया ना, तो स्क्रॉटम बहुत लूज हो जाएगा। लूज हो जाएगा, सो इट स्टार्ट हैंगिंग डाउनवर्ड, इट मूव अवे फ्रॉम द लाइक pelvic कैविटी, मेल का जो लोअर एब्डोमिनल उससे दूर जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज लो, जब बाहर का टेम्परेचर बेटा लो होगा, जैसे कि विंटर्स में है, विंटर्स में बाहर टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो उस केस में ये दोनों मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन से स्क्रॉटम जो है वो मूव करता है टुवर्ड द पेल्विक। कहाँ की तरफ मूव करेगा? पेल्विक की तरफ। ठीक है, तो अगर बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे कि आजकल गर्मियां हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर में ये मसल क्या करते हैं? दोनों रिलैक्स करते हैं, तो स्क्रॉटम बिकम लूज, सो इट स्टार्ट हैंगिंग डाउनवर्ड, तो ये मेल की पेल्विक कैविटी से थोड़ा दूर जाएगा। लेकिन अगर बाहर टेम्परेचर कम है, तो बाहर ठंडा है बेटा, तो उसके लिए स्क्रॉटम को थोड़ी हीट चाहिए, क्योंकि उसने स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। तो स्क्रॉटम को अगर हीट चाहिए, तो उसके लिए दोनों मसल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो स्क्रॉटम विल बी पुल्ड अपवर्ड। पॉइंट समझ में आया? दिस इज हाउ द स्क्रॉटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ दीज टू मसल्स। कौन कौन से मसल्स हैं? डार्टोस मसल्स हैं, जो कि स्क्रॉटम की वॉल में है। क्रीमेस्टर मसल्स हैं, जो कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में है। दोनों मसल आपका हेल्प करेंगे टू मेंटेन द लो टेम्परेचर फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ जी बेटा, इतनी स्लाइड क्लियर है सभी बच्चों को? टेक द स्क्रीनशॉट और थम्स अप डाल दो अपनी स्क्रीन पे अगर ये स्लाइड क्लियर हो चुकी है। ऑल क्लियर? समझ में आ गया? अभी तो जस्ट अभी शुरू ही हुआ है चैप्टर आपका। ठीक है, क्लियर? अभी हमने सिर्फ टेस्टिस और स्क्रॉटम के बारे में पढ़ा है, बाकी अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ नहीं उठाया हमने। नर्व फाइबर का मतलब बेटा नर्व्स ही होती हैं, बहुत सारी नर्व आपस में मिलती है, तो उसको नर्व फाइबर बोलते हैं। क्लियर हो गया? ओवरव्यू अभी राहुल बेटा नेक्स्ट टाइम दूंगी, क्योंकि 1 मिनट से कम का टाइम बच गया, क्लास आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी अभी।